Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the second poem from the book Rainbow of Class 12th Bihar Board. The name of the chapter is The Song of Myself. It has been written by Walt Whitman. Walt Whitman was born on 31st May 1819 and died March 26, 1892. He was an American poet, essayist and journalist called the father of a free verse. ये जो बीच में बताएंगे कि फ्री वर्स क्या होता है, जैसे कल जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि जो राइमिंग स्कीम होता है, तो जैसे आप देखते होंगे कि इस पोएम में आप देखेंगे कि यहाँ देखिए कि कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। राइमिंग स्कीम क्या होता है कि जो लास्ट का जो आपका वर्ड होता है उसमें म्यूजिकल साउंड होता है। जैसे यहाँ देखिए माई सेल्फ या एस्यूम्स या यू, इसमें कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा। अगर यू का टू दिया होता, माई सेल्फ का देम सेल्फ या इस तरह का कोई वर्ड दिया होता तो उसको हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। तो ये राइमिंग स्कीम इसमें नहीं है। तो यानी जो वॉल्ट विटमैन है इसको फ्री वर्स का फादर कहा जाता है। अमेरिकन जो लिटरेचर है उसमें फ्री वर्स का इसको फादर कहा जाता है, यानी कि इस तरह के चीज़ों का इन्होंने शुरुआत की। अब वॉल्ट विटमैन काफ़ी फेमस थे। एक चीज़ बताते कि जो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये उनका एक बुक था लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1850 में पब्लिश हुआ, 1855 में पब्लिश हुआ था। उसी का ये पोएम है। जो ये पोएम है ये बहुत ही बड़ा है, एटलीस्ट ये 52 इसमें स्टेंजा है, लेकिन 52 पार्ट्स है, लेकिन इसका हम फर्स्ट पार्ट ही आज पढ़ने वाले हैं, वही हमारा पोएम है। तो ये काफ़ी बड़ा पोएम। और ये जो वॉल्ट विटमैन थे, ये इनके जीते जी इनको ज़्यादा फेमस उपलब्धि नहीं हुई। इनके मरने के बाद इनका जो ये पोएम था या लीव्स ऑफ ग्रास जो बुक था वो काफ़ी फेमस हुआ। उसका कारण क्या था कि इसको थोड़ा सा इनके बुक को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। कुछ कारण थे जो कि आज आगे जा कर के लोगों को लगा कि ऑब्ससेनिटी ज़्यादा हैं इनके पोएम वगैरह में, इसलिए इनका जो है ये बुक फेमस या ये पोएम फेमस नहीं हुआ। तो एक चीज़ और हम हमेशा बताते हैं कि आप जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो यहाँ पर डिटेल दिया होता है इनके बारे में जान करके रखना, क्योंकि कौन हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ जाए कि लीव्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज अ पार्ट ऑफ विच बुक। तो कुछ बुक्स के नाम दिए जाएंगे तो वहाँ पर लीव्स ऑफ जो ग्रास है वो बुक का नाम हमको मेंशन करना पड़ेगा अगर ऑप्शंस में जो होता है। तो अब इस थोड़ा जानते हैं इस राइटर के बारे में कि वॉल्ट विटमैन, जो कि मैंने बताया कि 1890 में पैदा लिए थे और 1892 में उनका डेथ हो गया। द पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट का मतलब ये लोगों के बीच में काफ़ी फेमस हुए। इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर्स दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब हो गया कि इंडिविजुअल कैरेक्टर पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, तो इसलिए इनको इंडिविजुअल कहा जाता है। लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस, यानी कि अमेरिका में इस तरह के जो राइटर है शायद इससे पहले प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो पैदा नहीं है। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर, उन्होंने जो अपनी शुरुआत की एज ए कारपेंटर की तरह बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि 12th बर्थडे से पहले 11 ईयर तक इन्होंने एज ए कारपेंटर की तरह काम किया। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर की तरह काम किया। टीचर एंड एडिटर एंड वॉज ए वॉलंटियर नर्स। तो ये वॉलंटियर नर्स, आपको पता कि अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, सिविल वॉर के टाइम में इन्होंने एज ए नर्स की तरह काम किया था। और इन्होंने लिंकन पे भी एक कुछ लिखा हुआ है ऐसे वगैरह जो काफ़ी फेमस हुआ अब्राहम लिंकन पे। तो विटमैन पोइट्री ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन द लीव्स ऑफ ग्रास, यानी कि जितने सारे, आपको पता होगा कि अगर आप जो 10th के बच्चे जो CBSE से पढ़ के बिहार बोर्ड में 12th में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि CBSE से पढ़ करके और बिहार बोर्ड में एडमिशन ले लेता है। तो मैं उनका बताना चाहता हूँ कि CBSE में जो आप एक पोएम था एनिमल, आपको याद होगा जो आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें एक पोएम था एनिमल, उसको वॉल्ट विटमैन ही ने लिखा है। तो ये जो आपका
लीव्स ऑफ ग्रास है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस लीव्स ऑफ ग्रास में काफ़ी सारे उनके पोएम्स थे। इज़ नोन फॉर इट्स फ्री वर्स, रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम, यानी कि इनके जो पोएम थे उसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है, इसीलिए इसको फ्री वर्स कहा जाता है। और रिदम मतलब एक म्यूजिकल साउंड कैसे। विटमिन फर्स्ट पब्लिश इट एट इज ओन एक्सपेंस इन 1815, जो कि 55, जो कि मैंने पहले बताया था कि ये अपने खर्च पे इस बुक को पब्लिश किया। हाउएवर द free from the poems and joyful dedications to the importance of individuals were not well received at the first, यानी कहता है यहाँ पर कि however, ये जो पब्लिश तो किया था अपने पैसे पे, however the free from the poems, यानी पोएम का जो तरीका होता है उससे अलग, और इसमें काफ़ी जॉयफुल लोग पढ़ करके लोग जॉय करते थे, या इसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन इन सब चीज़ों को लोगों ने अप्रिसिएट नहीं किया गया, वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, यानी कि पहले इसको अच्छी तरीके से रिसीव नहीं, यानी कि लोगों ने इसका अप्रिसिएशन नहीं किया। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट विच मीन्स हिज जॉब, यानी कि उनको इसके कारण, इस पोएम्स के कारण उनको जॉब भी छोड़ना पड़ा। एज इट वॉज टेकन एज ए ऑप्शंस, ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, ऑफेंसिव, रूड या रिलेटेड टू द सेक्स और शोइंग सेक्स, और इसी कारण से इनको जो है ये जो पोएम था इसके लाइफ को काफ़ी कंडेम्ड भी किया गया था। मतलब एक तरह से होता ना कि जब आप समाज से हट करके थोड़ा सा अलग से बात करना शुरू कर देते हैं तो आपका लोग शुरुआत में अप्रिशिएशन नहीं करता है, वही बात इनके साथ हो गया था। तो कुछ कहा था कि सेक्स वाले चीज़ जो है इनके पोएम में थे, इसीलिए ये जो वर्ड लिखा ना कि ऑप्शंस, इसीलिए इनका अप्रिशिएशन शुरुआत में नहीं मिला। इन 1881 आफ्टर मैनी एडिशंस, काफ़ी एडिशंस के बाद, लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फॉर्म अ पब्लिशर्स विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर, बिना किसी अनसेंसर के 1888 में, और इनको पता है कि इनका डेथ जो है 1819 में हो गया था, तो यानी इनका 1892 में इनका डेथ हो गया था, डेथ से 1 साल पहले जो है ये पब्लिश हुआ। ठीक, अनसेंसर ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शंस वर इंथुजियास्टिकली रिसीव इन यूरोप, यानी कि जब इसका ट्रांसलेशन हुआ पूरे यूरोप में तो उसको काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिला। बट द विटमैन रिमेन रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका, लेकिन विटमैन को अमेरिका में काफ़ी, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को शुरुआत में अमेरिका में अच्छी खासी उपलब्धि नहीं मिली थी, पहले वो इंग्लैंड में फेमस हुआ तब जाकर के अमेरिका आए थे। तो यही बात है कि विटमैन को अमेरिका में जो है शुरुआत में अच्छी खासी अप्रिशिएशन नहीं मिला। इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, जब वो मर गए, दैट ही कुड विन द अप्रिशिएशन इन द अमेरिकन फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशंस फॉर अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जब वो मर गए तब इनके कामों को अमेरिका में सराहा गया और लोग स्वीकार किया। तो अब फिर यहाँ पर हिज important work include leaves of grass and डम्प स्टेप्स, तो ये याद रखना चाहिए क्योंकि आपका ये भी आ जाता है कि जरूरी नहीं जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं यही आएगा, जो दूसरा बुक्स होता है उसका भी नाम आ जाता है आपके, जो आपका क्वेश्चन होता है आपका ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें, तो ये आ सकता है कि डम ऑफ टैप्स किसने लिखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमेशा हम कहते हैं कि ये जो पार्ट होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 5 क्वेश्चन तो तय रहता है कि इस सारे पोएम वगैरह मिला करके और इस तरह से हो जाएगा। आज क्वेश्चन हम नहीं ले पाए हैं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस बता देंगे। अब इसमें कह क्या रहा है थोड़ा सा देखिए, जब ये नरेटर क्या कह रहा है कि एक तरह से इंडिविजुअल जो कैरेक्टर होता है अपने आप को किसी चीज़ में एसिमुलेट करना, मिला लेने की बात कहता है। यहाँ कहा गया है आई से और फिर यहाँ पर यू पे चला आता है, तो इस बात को ध्यान देना है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। सेलिब्रेट का मतलब क्या, इंजॉय करना, जॉय करना, एंड सिंग माई सेल्फ, तो कहते हैं कि अपने आप में लोग, जो मस्ती वाला इंसान होता है कि अपने आप में किसी चीज़ को इंजॉय करता है, गाता है, तो वो अपने आप में रमा होता है, कहते हैं कि अपने आप से खुश रहता है। तो इस तरह की बात की गई है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो
इसीलिए देखिए ये ऐसा इंसान था वॉल्ट व्हिटमैन जो कि इंडिविजुअल कैरेक्टर को निखारने की कोशिश की थी कि आपके अंदर में क्या छुपा है। इसीलिए शायद उनको शुरुआत में लोग जान नहीं पाए थे। तो यही कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को इंजॉय करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, गाता हूँ अपने आप से यहाँ पर। एंड वट आई एश्यूम यू शैल एश्यूम, अब फिर वहाँ से आई के बाद आप पे भी आएगा कि सबको कह रहा है कि वट आई एश्यूम, जो मैं एश्यूम्स का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, यानी कि एक्सेप्ट समथिंग दैट इज़ ट्रू। तो एश्यूम का मतलब ये होता है, और या फिर सपोज भी कर सकते हैं, मानना भी होता है। तो कहते हैं व्हाट आई एश्यूम्स यू शैल एश्यूम्स, जो मैं एश्यूम करता हूँ वो भी आप एश्यूम करें। अब देखिए एक तरफ से आप लोग ग्रामर का भी आपको क्वेश्चन आता है, तो आप जानते होंगे कि आपको ग्रामर में सिखाया जाता है कि जब आई के साथ और सिर्फ वी के साथ जो है शैल का यूज़ किया जाता है, बाकी सारे के साथ विल का यूज़ होता है। लेकिन आप अगर डिटेल में ग्रामर पढ़ेंगे तो जो आई होता है उसके साथ भी शैल विल का यूज़ होता है, और वी के साथ भी और यू के साथ भी शैल का होता है। तो ये तब होता है जब कोई सर्टेनिटी, फॉर्मनेस, इस तरह की बातें होती है। तो और यहाँ पर सर्टेनिटी की बात इसलिए करा कि अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो भी, और हमने पिछले पोएम में ही बताया था कि नरेटर को यानी कि पोएट को अधिकार होता है कि वो कुछ कुछ चीज़ें बदलते रहता है, उसके लिए उसको पोएटिक लाइसेंस मिला हुआ है। तो इसीलिए कह रहे कि व्हाट आई एश्यूम, जो मैं एश्यूम करता हूँ, यू शैल ऑल्सो एश्यूम, आपको भी करना चाहिए। अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आपको जोर दे करके कह रहा है कि आपको ये चीज़ एश्यूम करना है, एक्सेप्ट करना चाहिए ट्रूथ को, यानी कि बिना किसी क्वेश्चन के। जैसे आपके कि कोई दोस्त आपका कुछ कहता है, आप उस चीज़ को मान लेते हैं, दैट इज़ विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग, दैट इज़ कॉल्ड द एश्यूम्स। तो व्हाट आई एश्यूम्स यू शैल also assumes for every atom belongs to me as good belongs to you, यानी कि आपका पता ना कि आपका जो कैरेक्टर होता है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी होती है, आपका जो बॉडी होता है, वो हर एटम से बना हुआ। अगर साइंस पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा। तो जो एवरी एटम बिलोंग्स टू मी, जो मुझसे बिलोंग करता है, जो चीज़ मुझसे बना है वो तुमसे भी बना हुआ है। तो ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट कहता है आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि लोफ का मतलब ब्रेड होता है, लेकिन यहाँ लोफ का क्या, अब यहाँ पर लोफ की स्पेलिंग भी थोड़ा चेंज कर दिया है। ये तो पहले भी बताया है, LOAF होता है, लेकिन ये पुराना स्पेलिंग है LOAFE। लेकिन यहाँ लोफ का मतलब ब्रेड नहीं है, एवॉइड एक्टिविटी स्पेशली वर्क। तो कहे आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। आपने पिछले वाले पोएम में देखा था आई डू नॉट गो में सोल में ई लगा दिया था। तो इसी तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। तो कहते हैं आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। अब यहाँ पर लोभ का मतलब कि मैं एवॉइड करता हूँ, मतलब कोई कहते हैं कि मस्त मोला टाइप से अपना घूमते रहता हूँ, वंडर करते रहता हूँ, यानी कि कोई काम नहीं करता हूँ। एंड इन्वाइट माई सोल, अब अपना जो है, जो आप कहते हैं कोई, आप अगर कहीं घूमते रहते एंजॉय करते, जब तक आपका वहाँ पर दिल नहीं लगता है तो कैसे एंजॉय करें। इस कंडीशन में जो आप इस चीज़ को कर नहीं सकते। तो कह रहा आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, यानी कि मैं क्या करता हूँ, फ्री तरीके से घूमते रहता हूँ और अपने सोल को इनवाइट करता हूँ, यानी कि मैंने कि अपने आत्मा को इस तरीके से इनवाइट करता हूँ। फिर कहता आई लीन एंड लोफ एट ईज ऑब्जर्विंग द स्पेयर ऑफ समर ग्रास। फिर कहता है लीन का क्या मतलब, तो झुकना होता है, टेक सपोर्ट। तो आई लीन एंड लोफ, मैं झुकता हूँ, एंड लोफ एट माई ईज, और बड़ा आराम तरीके से, मतलब कि बिना कोई काम के, ईज ऑब्जर्विंग द स्पेयर। स्पेयर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ जो घास, मान लीजिए ये सब सारा घास है, तो घास बड़े बड़े होते हैं, तो इसके जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, नोकीले पार्ट, इसी को स्पेयर कहा जाता है। और ये स्पेयर होता है, इसका मतलब आपका एक वो भी होता है, हथियार भी होता है, जिसको हम भाला कहते हैं। इस तरीके से नोकीला सा जो बना होता है उसको भी कहते हैं। लेकिन यहाँ स्पेयर क्या होता है, जो ग्रास के ऊपर वाले पार्ट है, जो नोकीली से, उसको कहते हैं स्पेयर। तो क्या कहता है, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज एंड ऑब्जर्विंग द स्पेयर, यानी कि कोई होता है ना कि घास पर सो जाना और उसके ऊपर वाले पार्ट को देखते रहना, तो वही कह रहा है कि स्पेयर में। माई टंग, फिर कहता है माई टंग, यहाँ पर माई टंग का मतलब हो गया कि आपका जो फ्रीडम एक्सप्रेशन है। तो माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी कि मेरा जो आवाज़ है, मैं जो बोलता हूँ ये, और या फिर एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, जो मेरा ब्लड है उसके जो पूरे एटम्स हैं, फ्रॉम दिस सॉइल
एंड दिस एयर। होता ना कि कहना कि मैं इसी मिट्टी से बना हूँ, तो वो अमेरिका से अमेरिका में पैदा लिया है, तो फिर कह रहा है कि माई टंग, यानी मुझे जो एक्सप्रेशन मिला है बोलने के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या फिर मेरा जो ब्लड है वो किस मिट्टी से, इसी मिट्टी से मिला है, यानी कि अमेरिकन मिट्टी से मिला है, इसी एयर से मिला है। यानी कि जहाँ पर जैसे आप इंडिया में कोई नरेटर राइटर पैदा लेगा और यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, यहीं पर सारा कुछ, तो कोई लिखेगा ना कि हमें उस मिट्टी से ये सब कुछ मिला है। तो यही कह रहा है कि माई टंग, यानी कि उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, और जो उसके ब्लड है या फिर उसका जो ये सब कहाँ से बना है, उसी सॉइल से, उसी एयर से। फिर कहता है बॉर्न हियर, यानी कि वहाँ पर वो पैदा लेता है, तो इसे कहता है कि बॉर्न हियर ऑफ ए पेरेंट्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स ऑफ द सेम। यानी जनरेशन की बात करें कि मैं इसी मिट्टी से पैदा ली हूँ, इसी एयर से पैदा ली हूँ, यहाँ मेरे पेरेंट्स है, कहाँ, अमेरिका में, फ्रॉम हियर्स, हियर ऑफ द पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम, यानी उनके पेरेंट, ये नरेटर इस पेरेंट से पैदा लिए, इसके पेरेंट्स, ये जो इनके पेरेंट है यानी कि इसके फादर जो है अपने दादा दादी फादर से, फिर इनके जो है फादर से, यानी कि ये अपने पेरेंट्स की बात करें, दादा की बात करें, उससे, तो एक जनरेशन की बात कर रहा है कि वो, यानी कि सब जो है यहीं से पैदा लिया। तो यानी कि मैटर कर रहा है कि मैं यहाँ अपने पेरेंट्स से पैदा लिया हूँ, उनके पेरेंट्स यहाँ पैदा लिए हैं, उनके भी पेरेंट्स यहाँ पैदा लिए हैं, तो वही बात बार बार सेम जो कह रहा है यही बॉर्न हियर द पेरेंट्स, ये बात जो है रिपीट किया है। फिर कहता है आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन अ परफेक्ट हेल्थ। कहता है कि मैं अब 37 ईयर्स को 37 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मेरा जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि आई एम 37 ईयर ओल्ड इन अ परफेक्ट हेल्थ, यानी कि मेरा जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी होपिंग टू सीज का मतलब स्टॉप, तो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि रुकूंगा नहीं मरने तक, मैंने कि मैं गुड हेल्थ में हूँ, और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं एक्टिविटी करता हूँ वो करते रहूँगा, कब तक, जब तक कि मेरा डेथ नहीं होता है। फिर ये कहता है क्रीड्स एंड स्कूल ऑफ एवियंस। ये क्रीड्स का क्या मतलब होता है, बिलीफ, यानी कि आपका थॉट होता है। क्रीड्स का मतलब होता है सेट ऑफ बिलीव्स या रिलीजियस बिलीफ। तो चूंकि आप जिस समाज में पैदा लेते हैं, मान लीजिए मैं दिल्ली में बहुत दिन तक रहा, बिहार में रहने के बावजूद, लेकिन दिल्ली में जाने के बावजूद मैं बिहार का जो कल्चर था, जिस सोसाइटी में पैदा लिया था, वो तो मैं भूला नहीं था, तो वो अभी भी मेरे अंदर में वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है। तो क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, retreating back while the suffix at what they are not forgotten। तो अब कह रहा है क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस। तो अब जो ये कह रहा है कि जो मेरा क्रीड्स एंड स्कूल्स और एबियंस, तो अब जहाँ पर आप पैदा लेते हैं वहाँ का जो थॉट होता है, वहाँ का जो एक बिलीफ होता है, वो अक्सर आपके माइंड में हटने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर है क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, इसका मतलब हुआ कि सेट ऑफ थॉट्स, यानी कि उस चीज़ को। तो कह रहे ये जो हमारा बिलीफ है, इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देते हैं, और स्कूल्स मैंने यहाँ पर थॉट हो गया, और इन एबियंस का मतलब हो गया सस्पेंड करना, थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर दो। तो ये जो उसका अपना कह रहा है कि जो उसके थॉट प्रोसेस हैं या कि सोचना है, उसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। रिटायरिंग बैक अ वाइल, और फिर क्या करते हैं कि थोड़ी समय के लिए उस चीज़ों से अलग हो जाते हैं। सफिक्स व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेट। अब सफिक्स का तो यहाँ पर जो सफीट लिखा हुआ, इसका मतलब होता है टू बी इनफ। तो यानी कह तो रहा है कि इन सब चीज़ों को सस्पेंड कर देते हैं या ऐसा कर देते हैं, लेकिन फिर क्या कह रहा है कि वाइल सफिक्स व्हाट दे आर, यानी कि इतना ज़्यादा है ये सब थॉट, यानी ये जो रिलीजियस थॉट है, या फिर सेट ऑफ जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम है थॉट प्रोसेस का, वो इतना ज़्यादा है कि आप उसको भूल नहीं सकते, बट नेवर फॉरगेटन। तो वही बात कहने की कोशिश किया गया कि जिस समाज में रहते हैं, जो चीज़ आपको पढ़ाया जाता है, जो चीज़ सिखाया जाता है, इतना जल्दी आप भूल नहीं पाते। तो वही कहते हैं कि क्रीड्स स्कूल्स इन एबियंस रिटायरिंग बैक, कह तो रहा है कि रिटायरिंग बैक अ वाइल, थोड़ी देर के लिए हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं, लेकिन क्या करें, सफाइस व्हाट दे आर, लेकिन उतना ज़्यादा है ये, सफाइस व्हाट दे आर, इतना ज़्यादा है ये, बट नेवर फॉरगेटन, जिसको भूला नहीं जा सकता। फिर कहता है लास्ट में कि आई हार्बर
फॉर अ गुड और बैड। हार्बर आप जानते होंगे कि अगर ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कि जो समुद्र होता है के में हार्बर होता है जहाँ पर शिप वगैरह आकर के लगता है या जहाँ से शिप जो है वगैरह निकलता है, उसको हार्बर कहते हैं। लेकिन जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है हैव इन माइंड या कीप फीलिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, या आपका बिलीव जो आप बहुत दिन तक सोचते रहते। तो कह रहा आई हार्बर फॉर अ गुड और बैड, मैं यानी सोचते रहता हूँ कि किसके अच्छाई के लिए बुराई के लिए। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और हैजार्ड का क्या मतलब होता है समथिंग दैट इज डेंजरस और लाइकली टू कॉज यू डैमेज। तो यानी आई कह रहा है कि आई हार्बर फॉर अ गुड और बैड, मैं बुरे या भले चीज़ों के लिए सोचते रहता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और मैं उस जो बुरा होने वाला है या बुरा चीज़ है उसके लिए मैं बोलते रहता हूँ। नेचर विदाउट चेक, बिना किसी रुके हुए, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। और ये कहना कि आई परमिट स्पीक टू एवरी हजार्ड, नेचर विदाउट चेक, यानी वो जो बुरा है या उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए मैं बोलते रहता हूँ। नेचर विदाउट चेक, यानी कि मुझे कोई रोक ना लगाया जाए, मैं उस चीज़ के लिए रुकता नहीं हूँ, बिना फ्रीडम के साथ बोलते रहता हूँ, विद ओरिजिनल एनर्जी, काफ़ी एनर्जी के साथ। तो यही चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है। ठीक, तो अब जो मैंने शुरुआत में कहा था कि ये फ्री वर्स में लिखा है, तो आप देखिए कहीं पर भी राइमिंग स्कीम आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ एवियंस है, फॉरगेटन है, हेजार्ड है, एनर्जी, सारा कुछ अलग अलग है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके बिहार बोर्ड में कोई भी पोएटिक डिवाइस वगैरह नहीं पूछा जाता है। बस पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं कोई भी आपको पोएटिक डिवाइस या राइमिंग स्कीम वगैरह नहीं बता रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको वो चीज़ बता दूंगा। बस इसमें से आता क्या है कि आपको मान लीजिए ये 4 लाइन जो नीचे लिखा गया है या कोई सा भी लाइन, ये 4 लाइन यहाँ पर दे दिया जाएगा और इसका कहेगा कि डिस्क्रिप्शन देने के चारों लाइन का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये लाइन यहाँ लिखा रहेगा, जैसे मैंने इस बार देखा है क्वेश्चन में कि ये मान लीजिए ये लाइन लिखा रहेगा होपिंग टू क्रीज, और फिर ये जो लाइन ही लिख दिया जाएगा, बताएगा कि किस पोएम का ये लाइन है। या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर रिटायरिंग बैक अ वाइल और सफिक्स को हटा करके ऑप्शन में दे दिएगा, बाकी लाइन जो है आगे प्रोसेस कर देगा। तो ये एक तरह से इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो इसलिए पोएम जब भी पढ़ते हैं कोई इस चीज़ को, तो पहले तो आपको ये सबसे डिटेल में ये याद रखना पड़ेगा। ये जो पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में, जो शुरुआत में हम बताते हैं इसके बारे में, ये सारा पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये पोएम की लाइन। ठीक, इसी के साथ ये वीडियो चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।